Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying judicial review for your upcoming UPSC CSE prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear student. Unacademy has launched Unacademy Aspire, which is a free mock test series for UPSC CSE aspirants. This is a chance to know the types of question UPSC is framing in prelims and work out your strategy accordingly. This free mock test will be held or conducted on 1st, 10th, 25th and 30th of every month. The test will be held on 25th November 2020 at 10 am in the morning. Time will be 2 hours. You have a chance to win exciting prize worth Rs 15 lakh if you get a rank from 1 to 50. UPSC CSE Unacademy Plus free subscription will be gifted to those who score ranks between 1 to 3. Do attempt this series. Link is given below in the description box. Enroll now and hurry up. Now coming towards our topic today, we will be dealing with judicial review in details. That is, what is the meaning of judicial review, its background, its importance, and various constitutional provisions and scope in details. So first of all, let us understand its background. अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडिया में जो कंसेप्ट है बेसिकली हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. सबसे पहले अमेरिका में ही ओरिजिनेट और डेवलप्ड हुआ. वहाँ पे मरवरी वर्सेस मेडिसन केस में इस कंसेप्ट को लाया गया और तब से लेके वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है और वहीं से हम लोग की कंसेप्ट लेके आ रहा है. इंडिया में बेसिकली जब ये आया तो उस वक्त जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट था बेसिकली सिर्फ आर्टिकल 13, दैट इज जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वहीं पे था कि जुडिशियरी के पास पावर है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे. तो वो बस एक आर्टिकल 13 तक ही लिमिट था, जहाँ पे जुडिशियरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो रिव्यू करते थे कि कोई लॉ अगेंस्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम अराइज होती थी. बट आफ्टर केशवानंद भारती केस हुआ क्या कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू था वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया. और हमें पता है कि जो भी हमारा एक्ट है या फिर जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अगर वो बेसिक के स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है तो ना तो उसको हम लोग कर्टल कर सकते हैं, ना ही उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको निकाल सकते हैं. तो उससे पहले 1973 से पहले था कि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, उसको रिमूव किया जा सकता था. बट 1973 के बाद से हमारा जो भी ये जब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया तो ना तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं और ना ही उसको कर्टल कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये जो हमारा कंसेप्ट है इसके बारे में अगर बात करें कि आखिर जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि जुडिशियरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है वो जो भी लॉ बना रहा है, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है ना. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ बनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पॉलिसी बनाते हैं तो उस वक्त जो भी लॉ या एक्ट पास होता है वो वर्ड नल एंड वॉइड हो जाता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो एग्जामिन करे किसी भी लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट को या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल और स्टेट गवर्नमेंट, कि वो कोई भी लॉ ऐसा ना बनाए जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. अगर ऐसा होता है तो वो एक्ट जो है हमारा नन एंड वॉइड हो जाता है. बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसका एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू का, तो इसको 3 कैटेगरी में जस्टिस सैयद साहब मोहम्मद कदरी से ने सेपरेट कर दिया. पहला उन्होंने बताया क्या कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह आप बोल सकते हो. दूसरा उन्होंने क्या बताया कि मतलब इसको ना तो आप अमेंड कर सकते हो और ज़्यादा इसका अमेंडमेंट नहीं है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो आपका जुडिशियल रिव्यू है ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर या आपका जो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर है उसकी लेजिस्लेटिव एक्शन को देखता है कि कैसे वो काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं. बेसिकली ये काम देखने का काम किसका है, एग्जामिन करने का जुडिशियरी का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का. एंड थर्ड इज दैट कि जो भी हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जो हमारा स्टेट है या यूनियन है, वहाँ पे कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन हो रहा है तो उसको रिव्यू करना, वहाँ पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं हो रहा है. तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि किसी भी लॉ को, किसी भी एक्शन जो भी पास हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपका जो भी लॉ बन रहा है या जो भी बिल पास या जो भी आपका अमेंडमेंट्स होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट, मतलब वो हमारे राइट्स को हमारे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट ना करे, और दूसरा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो.
अब देखते हैं कि आखिर जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारे बेसिकली जो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लैंड ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को, सुप्रीमेसी के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है उसके प्रिंसिपल को होल्ड करता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि अगर बात करें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो जैसे फंडामेंटल राइट्स आप ले लो, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड कर सकते हो, बट जो फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी सुप्रीमेसी को आगे रख रहा है, और वो हमेशा उसको बराबर मतलब उसी को उसी तरह से रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है कि जो फेडरल इक्विलिब्रियम है, मीन्स जो हमारा स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है उनको भी इक्विलिब्रियम में रखता है। जैसे कि जो हमारा स्टेट यूनियन और स्टेट डिस्प्यूट होता है, या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट दोनों में होता है, तो उस वक्त बेसिक रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, हमारा जुडिशियल रिव्यू जो प्रोसेस है, वहाँ पे जुडिशियरी आके एग्जामिन करेगी कि कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रहा है, कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं जा रहा है। दोनों अगर एक्ट पास करते हैं, दोनों की तरफ से कोई दोनों एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल हो रहा है, तो वहाँ पे आके हमारा जुडिशियरी ही चेक करता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो फेडरल इक्विलिब्रियम है उनको मेंटेन करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि ये हमारे यहाँ के सिटीजन से उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आर्टिकल 32 आप देखें तो वो बेसिकली यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है स्टेट को कि राइट्स इशू करे, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। या फिर आर्टिकल 12, तो इसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे जुडिशियल रिव्यू का। बेसिकली आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें तो इट इज नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये पावर मिला है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले आप आर्टिकल देखें, दैट इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का है, तो हमें पता है फंडामेंटल राइट्स होता है पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का पार्ट है, पार्ट 3 में ये है। और आर्टिकल 12 to 13 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो वहीं अगर आप देखेंगे 13 तो 13 तो आपका फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो बेसिक जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये तो सारे हैं 14 से चालू होते हैं, मीन्स आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 12 जो है हमारे बेसिकली ये स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। वहीं जब आर्टिकल 13 की बारी आती है तो आर्टिकल 13 क्या करता है कि ये हमारे स्टेट को मतलब बताता है, या स्टेट को ये रियलाइज़ कराता है कि वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, या उसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उस वक्त हमें प्रॉब्लम झेलना पड़े। उसके लिए आर्टिकल 13 है बेसिकली। अगर स्टेट ऐसा करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आके वो कुछ लॉ पास करता है, तो उस वक्त जो वो भी लॉ बनाया है वो नल एंड वाइल्ड हो जाता है। ये आर्टिकल 13 है, जो कि हमारा जुडिशियल रिव्यू का ये कंसेप्ट दिख रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, जिसमें रिट्स इशू करने के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी रिट्स या कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है कि जो भी हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उस वक्त ये ध्यान रखा जाए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसकी इन्फोर्समेंट कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। वैसे आपका आर्टिकल 131 आता है। आर्टिकल 131 भी यही कहता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, उनको भी प्रोवाइड करना है। वाइल अगर आप आर्टिकल 32 देखें तो आर्टिकल 32 जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं उनके एप्लेटाइड जुडिक्शन को प्रोवाइड करता है। वही आर्टिकल 33 जो है वो हमारा जो हमारा एप्लेटाइड जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिविल केसेस में प्रोवाइड करता है कि वो सारी चीज़ें जो प्रोटेक्ट करके रखे। वैसे आर्टिकल 34 जो है हमारा क्रिमिनल कोर्ट के लिए है। वैसे आर्टिकल आप देखिए 134 है, तो ये जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट, हाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन दोनों के बारे में भी रिलेटेड होता है। मतलब ये जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कुछ ना कुछ ऐसे बात करते हैं कि जिसमें आपका जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, मीन्स जुडिशरी के पास पावर हो जाता है कि वो कोई भी लॉ बना रहा है, कोई भी इनेक्टमेंट कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन रहे कि कभी भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना जाए। वैसे आप आर्टिकल 35 देखें, आर्टिकल 36 देखें, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। मतलब ऐसा अगर आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं या
लाइन बाय लाइन पढ़ते तो इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट दिमाग में बढ़ता है। जैसे आर्टिकल 226, ये भी हमारे हाई, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास वो पावर आता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या जो भी अदर राइट्स है उनके लिए। तो वैसे ही अलग अलग जितने भी आर्टिकल 136, 143 या फिर आर्टिकल 227, 245, ये सारे इसी सब के बारे में डील्स करते हैं। जैसे आप आर्टिकल 246 देखें तो ये क्या डील्स करता है कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बना रहा है या हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है उनके सब्जेक्ट मैटर को डील्स करता है 246। जैसे यूनियन लिस्ट, हमें पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट होता है, तो इन सब के बारे में भी डील्स करता है हमारा आर्टिकल 246। और यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आता है कि जुडिशरी चेक कर सकती है कि क्या वो सही है या क्या गलत है। वैसे आपका आर्टिकल 273, आर्टिकल 251, आर्टिकल 254, ये सारे जो आर्टिकल्स है इनका मेन कंसंट्रेशन क्या है, जुडिशियल रिव्यू मीन्स जुडिशरी इनको एग्जामिन कर सकती है। अब आता है कि आखिर कहाँ तक स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप क्या हो जाएगा कि ये देखता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, मीन्स पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरा क्या कि जो हमारे मीन्स जो भी अथॉरिटी है बाहर की या जो भी आपका हो रहा है, फ्रेम कर रहा है, जो भी लॉ बना रहे हैं वो किसी भी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो रहे हैं वो को रिपगनेंट हो, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है स्कोप है इनके जुडिशियल रिव्यू के। अब आता क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट थिंग है क्या कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ये मान के चलते हैं वो लोग कि वहाँ का जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो ब्रॉडर है, वाइल जो इंडिया में कंसेप्ट है वो नैरोअर है। ये कैसे कि जैसे कि अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जुडिशियल रिव्यू के केस में, वाइल अगर आप इंडिया के केस में देखें तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ दोनों जगह आपको कंसेप्ट डिफरेंट दिखेगा कि अमेरिका में जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है एंड प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। तो इन दोनों कंसेप्ट की वजह से ही हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू जो है वो नैरोअर है, वाइल नैरोअर कंसेप्ट है, वाइल यूएसए में जो है हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट दिखता है। तो अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखें तो वो क्या होता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास वाइडर स्कोप होता है, उसके पास ये राइट्स है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू के वक्त कि वो ह्यूमन जो भी सिटीजन्स है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, वाइल जो हमारे लॉज बनते हैं मीन्स वहाँ पे अमेरिका में जो भी लॉज बनता है उनको भी चेक करता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, मीन्स उस वो लॉ भी चेक करता है और जो सिटीजन्स है उनके राइट्स को भी बचाता है कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। पर अगर आप देखते हैं प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो भी लॉ बना रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। यहाँ पे सिर्फ लॉ तक ही लिमिट है, बट वहाँ पे जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये राइट्स ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करता है। इट मीन्स क्या कि ये प्रोसीड्यूरल ग्राउंड्स पे भी बात करता है वाइल सब्सटेंसिव ग्राउंड, दोनों ग्राउंड पे बात करता है। बट अगर आप देखते हैं प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ दैट इज इन इंडिया में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है सब्सटेंसिव ग्राउंड। मीन्स यहाँ पे सिर्फ लॉ के बारे में फोकस करते हैं कि जो भी लॉ है वो सही है या नहीं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो ये इसके वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से हम लोग बोलते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडर है, वाइल इंडिया में जो कंसेप्ट है वो नैरोअर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फेडरल प्रोसीड्यूरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। So this is about judicial review in India. So I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.